गुड मॉर्निंग बच्चों। 7वीं के लिए नांदूरकर टीचर भूगोल का पीरियड ले रही है। तो हमने पिछले पीरियड में वायुदाब चौथा पाठ, इस पाठ के स्वाध्याय हमने हल किए थे और आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो नया पाठ का नाम है हवाएं। तो आपको मालूम है हवाएं के बारे में हम आज जानकारी देखने वाले हैं। तो हम क्लास में बैठे बैठे सहज हमारा ध्यान बाहर जाता है, लक्ष्य बाहर जाता है। तो खिड़की से बाहर देखो तो कौन कौन सी वस्तु हिलाई हुई दिखाई हिलती है। तो बाहर का वातावरण देखो, कौन कौन सी वस्तुएं स्थिर होती है और कौन कौन सी वस्तु हिलती है। तो वृक्ष का निरीक्षण करो तो उनकी जो टहनियाँ वो हिलती है, पत्तियाँ हिलती है। और कोई बाहर कपड़े सुखा रही है तो ये कपड़े सुखाए यानी हिलते हुए दिखाई देती है। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो हिलाई दिखाई देती है। और दूसरा है हिलने वाली वस्तु में से कौन सी वस्तुएं स्थिर हिल रही है। और तीसरा पूछा है स्वयं न हिलने वाली वस्तुएं कौन सी है और वे किस कारण से हिलती नहीं होगी, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो इसके ये जो 3 प्रश्न पूछे गए इनका स्पष्टीकरण, इसके बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। तो सब बोलते कि बाहर बहुत हवाएं आ रही है, हवा हो रही है यानी हम हवा तो देखते नहीं है परंतु हवा का स्पर्श सहजता से अनुभव होता है, परंतु हम हवा को देख नहीं सकते। ये सब ये इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारे आसपास की अनेक वस्तुएं हिलती डुलती है, तब हमें हवा का अनुभव करते हैं कि आज बाहर बहुत हवा आ रही है। अर्थात हवा के बहने का पवन से संबंध होता है। पवन का अर्थ भी हवा ही। तो फिर हवा क्यों बहती है, ऐसा प्रश्न निर्माण होता है। इसीलिए हम हवा के बारे में हम आज जानकारी देखने वाले हैं। तो देखो ये 2 लड़के, तुम्हारे सामने ये चित्र दिखाई दे रहा है। ये 2 लड़के कौन सी कृति कर रही है। तो पहला है कागज की एक जैसी आकार वाली 2 लपेट ये लड़के ने बनाई है और 2 लपेटे ये टेबल पर स्थिर रखे हैं। मेज के एक और दोनों लपेटे रखो। तुम अथवा तुम्हारे मित्र हो, सहेली हो, कागज के एक लपेट लेनी है और कागज की लपेट और मेज को हाथ न लगाते हुए लपेट को मेज की दूसरी ओर पहुंचने के लिए क्या करना होगा। तो ऐसा प्रश्न पूछा है। ये जो कागज की लपेट है तो ये एक जगह पर स्थिर रखिए और दूसरी जगह जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा देखो। तो सबसे पहले किसकी कागज की लपेट मेज की दूसरी ओर पहुंचती है, ये देखना पड़ेगा। कागज की लपेट को मेज की दूसरी ओर पहुंचने में समय क्यों लगा, ये भी ऐसा प्रश्न पूछा है। अधिक तेज गति से इस लपेट को दूसरे छोर तक पहुंचना हो तो यह कैसे संभव होगा। पानी से भरी बोतल को इस तरह क्या मेज की दूसरी ओर ले जा सकेंगे। बोतल को दूसरी ओर ले जाने के लिए क्या उपरोक्त पद्धति से उपयोग में लाया जा सकता है। देखो मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगी। ये दोनों बच्चों ने कागज के जो लपेटे रखी है ये दूसरी जगह जाने के लिए अपने मुंह से फूंक मारी है, मुंह से फूंकर मारी है, यानी हवा का जोर दिया है। इसीलिए ये इनके जो कागज के लपेटे दूसरी जगह जाने के लिए
गए, तो ऐसी स्थिति ये हवा की भी होती है। तो इनका ये जो प्रश्न पूछे गए इनका हम स्पष्टीकरण देखने वाले हैं। तो पृथ्वी के ऊपर वायु दाब समान नहीं होता। जो हम पृथ्वी पर रहते हैं, आपको मालूम है कई जगह पर बहुत वायु दाब रहता है, कई जगह पर कम होता है। तो ये हमने सीखा है। तो अधिक दाब की पेटियों की ओर से कम दाब की पेटियों की ओर क्षितिज समांतर दिशा में हलचल होती है। इस हलचलों के कारण पवन की निर्मित होती है। पवन का मतलब है हवा। अभी बाहर का वातावरण भी देखो तो बाहर के वातावरण में हवा की गति तेज बढ़ रही है, ये भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो आकृति है इससे भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखो ये जो बाण दिखाई दिए हरे कलर के और लाल कलर के, कम भार और अधिक भार, ये आकृति से हम अधिक भार और कम भार, इस आकृति से हवा की मूल दिशा अधिक दाब से कम दाब की ओर, हवा की मूल दिशा अधिक दाब से कम दाब की ओर, और परिभ्रमण के कारण हवा की परावर्तित दिशा, ऐसे ही हवा की दिशा में निर्माण होने वाला परिवर्तन है। तो ये जो आकृति है तुम्हारे सामने, तो ये आकृति हवा की दिशा के निर्माण होने वाला परिवर्तन, ये आकृति का नाम है। ये तुम्हारे वर्गपाठ की नोटबुक में ये आकृति आप बनाओ। अधिक भार कम भार, यानी हवा की गति ज़्यादा बढ़ी और कम बढ़ी, तो इसके लिए ये आकृति है। तो हवा की दिशाओं की आकृति है। इसीलिए दूसरा देखो, वायु दाब में उत्पन्न होने वाले अंतर की तीव्रता का परिणाम पवन की जो गति आती है इन पर होता है। वायु दाब में पाए जाने वाला अंतर कम होगा तो वहाँ पवन की गति भी मंद गति से बहती है। सामान्यतः वैश्विक स्तर पर वायु दाब में अंतर जहाँ अधिक होगा वहाँ पवन तेज गति से बहती है। ये वाक्य आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पवन तेज गति से बहती है। पवन की गति भी अलग अलग स्वरूप में पाई जाती। पृथ्वी के ऊपर सभी जगह पर पवन की गति एक जैसे नहीं होती। ये वाक्य भी आप ध्यान में रखेंगे। और पवन की गति किलोमीटर प्रति घंटा अथवा नॉट्स परिमाण इकाई में गिनी जाती है। नॉट्स परिमाण इकाई में नापी जाती है। ये जो पवन की गति, ये आपको सदैव ध्यान रखना है। पवन की गति किलोमीटर प्रति घंटा नॉट्स परिमाण इकाई में गिनी जाती है। ये आपको याद में रखना है। और इसके बाद देखो भला क्या हो पाता है, इसके लिए थोड़ी जानकारी। एक तालिका दी है और तालिका में हवा की बदली हुई दिशा लिखी है कि वायुदाब की पेटियाँ और वायुदाब की पेटियाँ विषुववृत्त रेखा और ध्रुव, और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इसमें लिखा है। तो आपको सिर्फ जानकारी के लिए दिया है। तो दक्षिणी गोलार्ध बीच में गया है, विषुववृत्त ये सिर्फ ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव। हाँ,
ऐसे और इसी तरह संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में विचार करें तो पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव पवन के बहने की दिशा पर होता है। उत्तर गोलार्ध में पवन अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ती है तो दक्षिण गोलार्ध में वो मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ती है। इसके लिए हमें आकृति 5.3 इनका भी निरीक्षण करना है। तो 5.2 इसका निरीक्षण करना है। देखो यहाँ कंभार दिशा का मूल रूप यह है। यहाँ बदल गया या अधिक भार आया तो यहाँ यानी ये दिशा अधिक भार आया तो कम भार आने के बाद यह दिशा का मूल रूप बदल गया है। ऐसे मूल दिशा बदल जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में मूल दिशा से बाईं मुड़ती है। तो इसके लिए हमने आकृति 5.2 का निरीक्षण किया। आकृति में यह दिशा वक्र बाण द्वारा दिखाई गई है। पश्चिम से पूर्व की ओर होने वाले पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण उनकी मूल दिशा में परिवर्तन होता है। ये वक्र बाण दिखाई गए हैं। तो अधिक भार और कम भार या वायुदाब कम हो गया है या अधिक हो गया है। यहाँ ये जो वक्र दिखाए गए ना तो कम अधिक वायुदाब के कारण हवा की मूल दिशा अधिक दाब से कम दाब की ओर, ऐसे ये आकृति का अर्थ है। आज हम यहाँ रुकते हैं। तुम आकृति तुम्हारे नोटबुक में बनाओ और उसको अच्छी तरह से नाम दो। बस कल देखेंगे।